आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप मिट्टी से किस तरह से कैल्शियम कार्बोनेट का डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। मिट्टी से किस तरह से कैल्शियम कार्बोनेट निकाला जाता है, इसके लिए सबसे पहले हम कुछ बेसिक बातें जानेंगे और उसके बाद प्रिंसिपल, एपरेटस क्या इस्तेमाल करना है आपको, कौन से रिएजेंट इस्तेमाल करने हो सकते हैं और क्या प्रोसीजर है। साथ में एट द एंड हम कुछ कैलकुलेशंस भी देखेंगे, यानी कैलकुलेशंस को समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही बताना चाहूंगा कि इस वीडियो से जो पहले की वीडियोस हैं उनके अंदर हमने एनालिटिकल केमिस्ट्री से जुड़े और भी कुछ टॉपिक्स कवर किए हैं। इनके अंदर हमने एनपीके, ऑर्गेनिक कार्बन, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री, सॉइल पीएच, ईसी, इस तरह से हमने एनालिटिकल केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स कवर किए हैं। अगर आपने इस वीडियो से पहले की वीडियोस ना देखे हों तो उनके लिंक ऊपर आई बटन के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होंगे, आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं। और हेलो दोस्त, मेरा नाम दिवाकर खत्री है और चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहली बात जो आपको समझ में आनी चाहिए वो ये है कि अगर आपसे कोई कहे कि मिट्टी के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट है या नहीं है, इस बात की जांच आप कैसे करेंगे? है ना, आपको अगर कोई मिट्टी दी और मैं पूछता हूँ उसमें कैल्शियम कार्बोनेट है या नहीं है, इस बात की जांच कैसे की जा सकती है? तो आप क्या कहेंगे कि आप कुछ डाइल्यूट HCl जो है उसे उस मिट्टी के ऊपर डालेंगे। तो डाइल्यूट HCl डालने से क्या होगा? एफेवेरेंस क्रिएट होगा। एफेवेरेंस का क्या मतलब होता है? मतलब ये हम कहते हैं बुलबुले उठना, झाग बनना, इस तरह से जो बबल्स बनेंगे तो उसे हम क्या कहते हैं? एफेवेरेंस। मतलब ये किस कारण होगी? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होगी। कैल्शियम कार्बोनेट जब HCl से रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी और उसके बुलबुले निकलेंगे। तो इसका मतलब ये समझ आएगा कि मिट्टी के अंदर क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट मौजूद है। तो इस बात को, बेसिक इन्फॉर्मेशन को दिमाग में रखना हमें चाहिए। अब इसी के ऊपर हम बेस्ड आगे क्या करेंगे, कंप्लीट मेथड समझेंगे। इसके अंदर हम कैसे मिट्टी के अंदर HCl डाल के हम जांच कर सकते हैं कि कितना कैल्शियम कार्बोनेट अवेलेबल है ना, इसके बारे में भी जानेंगे। तो अभी हम पढ़ने की कोशिश करते हैं कि द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन द फील्ड इज ऑब्जर्व्ड बाय द एफेवेरेंस, जिसे हम बबल्स कह सकते हैं, विद डाइल्यूट HCl। कितना? 1 नॉर्मल HCl और इन 1:10 डाइल्यूशन, ठीक है, इज अप्लाइड टू द सॉइल। फिर मिला डाइल्यूट HCl डालना है, 1 नॉर्मल HCl को 10 गुना डाइल्यूट करके डाल दीजिए, फिर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। द एक्सटेंट एंड टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट्स इंडिकेट द अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट इन द सॉइल। कितना कैल्शियम कार्बोनेट अवेलेबल है ये किससे पता चलेगा? ये पता चलेगा हमारे अमाउंट ऑफ एफेरेंस। जितने ज्यादा बुलबुले उठ रहे हैं मतलब उतने ज्यादा क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट है। डन। आगे बढ़ते हैं। द अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन द सॉइल कैन बी डिटरमाइंड बाय टू मेथड्स। दो तरह के मेथड्स काम में लिए जा सकते हैं। एक मेथड हम कहते हैं रैपिड टाइट्रेशन मेथड, जो कि आज का मेन मुद्दा है, यानी हमें समझने की कोशिश करनी है सबसे ज्यादा कैसे रैपिड टाइट्रेशन मेथड को अच्छे से समझना है। लेकिन दूसरा एक तरीका ये भी हो सकता है कैल्सीमेट्रिक मेथड, जो कि थोड़ा लेस हम कह सकते हैं पॉपुलर है, या हमने या मैंने पर्सनली नहीं देखा है, लेकिन ऐसा बुक्स में मेंशन है और ऐसा होता है दुनिया में, तो मुझे लगता है आपको पता होना चाहिए कि भाई कैल्सीमीटर नाम का एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका इस्तेमाल करके हम कैल्शियम कार्बोनेट का अमाउंट मिट्टी में निकाल सकते हैं। इस तरह से आपको ये इमेज दिखाई गई है। इसकी थोड़ा सा और जांच करने की कोशिश करें तो देखिए, इसमें हमें ये बताया जाता है कि हम स्टैंडर्ड, या हम कह सकते हैं कि जो हमें कैल्शियम कार्बोनेट पता है, या हम कहते हैं ऐसा सैंपल जिसके अंदर कितना कैल्शियम कार्बोनेट है ये बात हमें पता है, उसे रखेंगे इस कैल्सीमीटर के अंदर, और इससे जितनी कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी उस कार्बन डाइऑक्साइड को हम कंपेयर करेंगे हमारे टेस्ट किए जाने वाले सैंपल को। बात समझ आई क्या बोला? कि मुझे पता है कि ये कैल्शियम कार्बोनेट कितना है। मान लेते हैं मैंने यहाँ जो कैल्शियम कार्बोनेट रखा है वो पता है 10 ग्राम है। ये 10 ग्राम कितनी कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा? मान लेते हैं, लेट से हमने कहा कि कोई लेट से 100 ml पर्टिकुलर गैस इसने कार्बन डाइऑक्साइड बनाई, तो हम कंपेयर करेंगे हमारा जो अननोन सैंपल है, जो हमें पता नहीं उसमें कैल्शियम कार्बोनेट कितना है, उसको जब रख के देखेंगे तो उसने कितनी कार्बन डाइऑक्साइड बनाई, उन दोनों को कंपेयर करके हम क्या कर सकते हैं? कैलकुलेशन कर सकते हैं। आई होप आपको प्रिंसिपल पता चला होगा कि ये कैसे काम करता है ना, कैल्सीमीटर कैसे काम करता है। द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व फ्रॉम द सॉइल इज कंपेयर्ड विद द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व फ्रॉम द known amount of standard calcium carbonate under the constant pressure and temperature condition। बात समझ आई? क्या था कॉन्सेप्ट, कैल्सीमीटर कैसे काम करता है? आई होप समझ में आया होगा। अब हम आगे देखते हैं कि हमारा जो मेन मुद्दा है यानी रैपिड टाइट्रेशन मेथड। तो रैपिड टाइट्रेशन मेथड को क्यों कहा है रैपिड? मुझे लगता है कि ये फटाफट से हो जाने वाला मेथड है कि भाई इसमें आपको क्या करना है। मेथड के अंदर आपको मेनली दो ही चीजों की जरूरत है, या तीन चीजों की जरूरत है, जिसके अंदर एक हो गया इंडिकेटर, दूसरा हो गया HCl, तीसरा हो गया NaOH। मतलब एसिड लेना है, बेस लेना है और इंडिकेटर लेना है, बस दैट्स इट। और टाइट्रेशन करानी है और आप उससे क्या कर सकते हैं? जल्दी से कंडक्ट कर सकते हैं, है ना। तो ज्यादा सैंपल्स हो तब भी फटाफट फटाफट हम क्या कर सकते हैं? टाइट्रेशन कर सकते हैं उनकी। तो शायद इसलिए से रैपिड टाइट्रेशन, रैपिड वर्ड इसके लिए, मतलब तेजी से लिए हो जाने वाले के लिए यूज किया हो गया। लेकिन कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, मेन प्रिंसिपल समझ में आना चाहिए। ये कोई नहीं पूछेगा कि रैपिड क्यों बोला है ना, या पूछेंगे तो जनरलाइज्ड वे में आपसे कोई ऑरली पूछ सकता है। लेकिन
क्या है ये मेथड? इस मेथड के अंदर हमें देखना है कि हमें एक्सेस HCl डालना है। क्या आपको याद है हमने ऑर्गेनिक कार्बन का डिटर्मिनेशन समझा था? ऑर्गेनिक कार्बन मिट्टी में कैसे निकालते हैं उसके लिए हमने एक्सेस क्रोमिक एसिड डाला था, यानी K2Cr2O7 और H2SO4 का मिक्सचर, है ना? तो वो वहां हमने एक्सेस डाला था, वैसे ही आज हम क्या डाल रहे हैं? HCl डाल रहे हैं मिट्टी में। तो एक्सेस अमाउंट ऑफ HCl डाल रहे हैं। क्यों? समझिए, मेरी तरफ देखिए, इधर पढ़िए मत, पढ़ेंगे तो थोड़ा हो सकता है आप मुझसे कनेक्ट थोड़ा कम कर पाए। पढ़ेंगे, मैं खुद पढ़ूंगा तो साथ में पढ़ लेंगे हम। लेकिन अभी रुकिए, अभी मैं कह रहा हूँ कि लेट्स से आपके पास मिट्टी जो है उसमें आपको पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 5 ml 6 ml इतना ही HCl जो है वो यूज़ हो सकता है, जो कि उसके कैल्शियम कार्बोनेट को न्यूट्रलाइज कर सकता है। क्या बोला मैंने? मान लेते हैं कोई मिट्टी जो है उसमें हमें कुछ आइडिया है कि या हम समझ सकते हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि सैंपल हमारा मिट्टी का बहुत छोटा लेंगे हम, उसके अकॉर्डिंग हमें कम अमाउंट ऑफ HCl की जरूरत होगी। लेकिन कितनी जरूरत होगी एग्जैक्टली ये बात हमें नहीं पता। तो हम क्या करें? हम लेट से एक्सेस में ले लेते हैं। मान लेते हैं मुझे पता है कि 5 से 6 ml इतना ही यूज होगा, लेकिन मैंने कितना रख लिया? 10 ml HCl डाला, एक्सेस में काम में लिया। समझ आई बात? 10 ml मैंने एक्सेस में रखा। अब फिर बाद में जब मैंने न्यूट्रलाइजेशन करवाया तब उससे क्या हुआ? मुझे नहीं पता कि कितना HCl यूज हुआ। सुनिए मेरी बात, समझिए मेरी बात। मैंने कहा मैंने 10 ml लिया था, मुझे नहीं पता कि उस मिट्टी में जो कैल्शियम कार्बोनेट था उसने कितना HCl इस्तेमाल किया। लेकिन ये जरूर पता है मेरे को कि अब जो बच गया है HCl वो 6 ml है। समझ आई मैंने क्या बोला? मैंने कहा कि 10 ml जो था उसमें से मुझे नहीं पता कि उस मिट्टी ने कितना कैल्शियम कार्बोनेट न्यूट्रलाइज हुआ, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि जो एक्सेस है वो बच गया है अब कितना? 6 ml। मुझे कैसे पता है ये 6 ml बच गया है? क्योंकि मैंने टाइट्रेशन करवा ली है। मैंने टाइट्रेशन करवाई उसके NaOH से, और उसके बाद मुझे पता चला कि 6 ml यूज हुआ है, 6 ml एक्सेस वाला हुआ। तो इससे मुझे क्या फायदा हुआ कि जब मुझे पता चल गया कि 6 ml जो एक्सेस था, तो मुझे ये भी समझ आ गया कि भैया 4 ml जो था वो कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट किया है। समझ आई ना बात? मुझे समझ, जब मुझे ये समझ आ चुका है टाइट्रेशन के थ्रू कि भैया 6 ml जो था वो तो एक्सेस था, तो फिर मतलब 4 ml जो यूज हुआ है वास्तव में, ये जो 4 ml जो मिट्टी से रिएक्ट किया है, और हम यूनिटरी मेथड ध्यान रखेंगे कि 1 ml मतलब इतना कार्बोनेट, तो 4 ml मतलब इतना कार्बोनेट। बात समझ आई? पहुंच गए कार्बोनेट तक हम? ये मुझे लगता है कैलकुलेशंस हैं जो अभी आप आने वाले वक्त में सीखेंगे। अभी आपको ये फोकस करना है कि एक्सेस हम HCl डालेंगे, NaOH से उसको वो, एक मिनट, NaOH के साथ उसकी हम टाइट्रेशन कराएंगे, चलिए एक ही बात है, NaOH के साथ उसकी टाइट्रेशन करवाएंगे सामने। और इंडिकेटर या तो ब्रोमोमिथाइल ब्लू भी यूज कर सकते हैं, मैथिल रेड भी यूज कर सकते हैं, और फेनोप्थलीन भी यूज कर सकते हैं। क्यों? इंडिकेटर क्या करते हैं, जैसे ही टाइट्रेशन कंप्लीट होती है ना, इक्विवेलेंट पॉइंट, जैसे ही इक्विवेलेंस पॉइंट आता है तो कलर चेंज हो जाता है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री मैं हर वीडियो में कहता हूँ, प्लीज उस वीडियो को जरूर देखा करें आप। तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस HCl जो है वो CaCO2 बनाता है। इस रिएक्शन को थोड़ा फोकस करिएगा। एक कैल्शियम कार्बोनेट के लिए 2 HCl लड़ रहे हैं। एक कैल्शियम कार्बोनेट से कितने? 2 HCl के मॉलिक्यूल लड़ रहे हैं, है ना? लड़ रहे हैं मतलब रिएक्ट कर रहे हैं, तब जाके H2 और CO2 बाहर आ रही है। इस रिएक्शन को हमें अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो आगे हम देख रहे हैं कि एपरेटस क्या क्या चीजों की हमें जरूरत पड़ सकती है। कॉनिकल फ्लास्क की जरूरत पड़ सकती है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क की जरूरत पड़ सकती है। इनकी तस्वीरें दिखाने की जरूरत नहीं है, पिछली वीडियोस में मैं इनकी भी तस्वीरें दिखा के आ चुका हूँ। अब जरूरत नहीं है कि कॉनिकल फ्लास्क कैसा होता है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क कैसा होता है, ये दिखाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर फिर भी डाउट हो तो प्लीज अपने आप गूगल कर लीजिएगा, आपको पता होनी चाहिए कोई कैसी चीज किसकी बात हो रही है। पिपेट, ब्यूरेट, फनल, फनल फनल की भी इस्तेमाल करेंगे, और वाटमैन 40, वाटमैन नंबर 40, और हॉट प्लेट, इस तरह की हॉट प्लेट, एक तरह का डिजिटल तवा है मैं तो कहूँगा, उसका इस्तेमाल करना है। रिएजेंट्स क्या बनाने हैं? आपने कहा कि दवाकर सिर्फ 3 चीजों की जरूरत होती है, यानी HCl, NaOH, और तीसरा आपने कहा इंडिकेटर। बिल्कुल, HCl जो है वो 0.5 नॉर्मल का बनाया जा सकता है, एक नॉर्मल का भी बनाया जाता है ना? चलो खैर जो भी है, 0.5 नॉर्मल का लेट से HCl हम बना रहे हैं सोल्यूशन, तो उसके लिए 42.4 ml कंसंट्रेशन लेंगे HCl की, उसको 1 ml के अंदर डालेंगे, डाइल्यूट करेंगे, और उसको वॉल्यूम मेकअप करेंगे, और उसको स्टैंडर्डाइज करेंगे 0.5 नॉर्मल Na2CO3 के साथ। Na2CO3 कैल्शियम सॉरी सोडियम कार्बोनेट, ये तो क्या है? प्राइमरी स्टैंडर्ड है। ये तो मतलब हमने क्या किया, इसका जो इक्विवेलेंट वेट है उसके आधे वेट को अगर 1 लीटर में डालेंगे तो मतलब ये तो सही बनेगा सोल्यूशन, है ना? प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस, सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस, इन सब की बातें मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री में बताई हैं। प्लीज अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो फिर मैं यही कहूँगा, प्लीज देखिए, बेसिक्स को समझिए, तभी चीजें आपको ज्यादा बेहतर तरीके में समझ आएंगी। तो ठीक है, लेट्स से हमने कहा कि 0.5 नॉर्मल का HCl बन गया।
हमने कहा कि स्टैंडर्ड NaOH सॉल्यूशन बनाने के लिए हमने क्या किया, 10 ग्राम NaOH को डाला, फिर उसको भी स्टैंडर्डाइज किया 0.5 नॉर्मल HCl के साथ, तो फिर हमारा 0.25 नॉर्मल का हमने कहा ये भी बन गया, NaOH का सॉल्यूशन भी बन गया। फिर इंडिकेटर हमने कहा कि आप ब्रोमोथाइमोल ब्लू भी यूज कर सकते हैं और फेनोक्सिलीन और मेथिल रेड, तीनों तरह के कोई भी इंडिकेटर यूज कर सकते हैं। हमें बस पता होना चाहिए कि कलर चेंज होगा आगे, लेकिन प्रोसीजर जो है उसे अभी हम करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अभी जो आपको मैं प्रोसीजर दिखा रहा हूँ उसके अंदर 0.5 ग्राम सॉइल मेंशन किया गया है। मैंने जिस स्टैंडर्ड बुक से ये इंफॉर्मेशन दी है वहां पे 0.5 ग्राम लिखा हुआ है, लेकिन है ना, मुझे लगता है कि ये जो लिखा गया है वो हाईली कैलकेरियस एरिया वाली जो सॉइल होगी वहां के लिए लिखा गया है कि 0.5 ग्राम, है ना। लेकिन जनरली 5 ग्राम मिट्टी ली जाती है। जनरली कितनी मिट्टी ली जाती है? 5 ग्राम मिट्टी ली जाती है, और 100 ml आप उसके अंदर क्या डालते हैं? 1 नॉर्मल HCl डालते हैं। क्या बोला मैंने? जनरली आप अगर और यूट्यूब पे वीडियोस देखेंगे या आपके शायद लैब में जो काम हो रहा है उसके अंदर आपकी जो मैनुअल होगी उसमें आपको लिखा हुआ मिल सकता है कि 5 ग्राम मिट्टी लो और 100 ml 1 नॉर्मल HCl यूज किया जा सकता है। तो वो भी सही है, लेकिन मैंने जो स्टैंडर्ड बुक से जहाँ से इन्फॉर्मेशन उठाई है वो कहती है कि 0.5 ग्राम सॉइल ले लीजिए और 50 ml 0.5 नॉर्मल HCl डालो, और जब वो रिएक्ट करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इजीली बाहर आ पाए या मुझे लगता है कि रिएक्शन आराम से हो पाए, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर एक फनल लगा दे रहे हैं। एंड मिक्स द कंटेंट जेंटली एंड प्लेस द फनल ऑन द नेक ऑफ द फ्लास्क एंड अलाउ द ब्रिस्क रिएक्शन टू सक्सीड। ब्रिस्क रिएक्शन मतलब क्या है? तेजी से होने वाली रिएक्शन जिसमें ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड निकले और फटाफट हो, तो वो सक्सीड मतलब आराम से हो जाए। तो आई थिंक कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने के लिए आई थिंक फनल का रोल, टू बी ऑनेस्ट मुझे भी ठीक से समझ नहीं आया, लेकिन ये मेंशन्ड है तो फिर मैंने कहा क्यों ना आपको भी शेयर किया जाए। फिर उसके बाद उसे गर्म करना है, मतलब हॉट प्लेट में बॉईल करना है, और बॉईल करने के बाद जो हम बॉईल करेंगे उसे ठंडा करेंगे, फिर जो हमारे पास सॉल्यूशन है उसे क्या करेंगे, फिल्ट्रेट करेंगे वाटमैन 40, है ना, वाटमैन नंबर 1 है आई थिंक, या 40 है, 40 था आई थिंक वाटमैन नंबर, है ना। चलिए अभी आ जाएगा हमारे सामने, मैंने रिटर्न में भी लिखा ही है सब कुछ। तो हम ये कह रहे हैं कि वाटमैन नंबर जो भी है फिल्टर पेपर से फिल्ट्रेट करेंगे, उसको एक पर्टिकुलर फ्लास्क में ले लेंगे, उससे 10 ml निकालेंगे, उस 10 ml को हम क्या करेंगे, फिर टाइट्रेट करेंगे। तो किससे करेंगे? लेट्स से हमने कहा NaOH से कर रहे हैं, 0.25 नॉर्मल NaOH के साथ किया हमने टाइट्रेट, और टाइट्रेट कर रहे हैं। लेट्स से अगर मैंने फिनोक्सिलीन यूज कर रहा हूँ तो फिनोक्सिलीन कैसा हो जाएगा? एंड पॉइंट पे पिंक हो जाएगा, और मैं अगर कहूँ कि मैंने ब्रोमोथाइमोल ब्लू यूज कर रखा है तो फिर एंड पॉइंट पे वो ब्लू कलर का हो जाएगा। ठीक है ना, इस बात को भी हमें समझ में आना चाहिए। ये थ्योरी आपके सामने है, वाटमैन नंबर 40 है आई थिंक, वो मैंने फोटो गलत लगा दी है, वहाँ वाटमैन 40 यूज होना चाहिए। और उसके बाद वही सारा प्रोसेस है जैसे कि मैं आपको इस तस्वीरों में समझाया, वही बातें यहाँ लिखी हुई है, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। राइट, मुझे लगता है तस्वीरों में हम आसानी से समझ पाते हैं, इसलिए मैंने अक्सर तस्वीरें रखता हूँ। हमने क्या ऑब्जर्वेशन लिए? लेट्स से सॉइल जो थी वो W ग्राम थी, तो W ग्राम 5 ग्राम भी हो सकता है, जो कि यूजुअली है, ज्यादातर 5 ग्राम इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इस केस में, अभी के केस में 0.5 ग्राम इस्तेमाल हुआ। 0.5 नॉर्मल HCl काम में लिया, और कितना, 50 ml काम में लिया। वॉल्यूम ऑफ फिल्ट्रेट कितना लिया था हमने एंड में? 10 ml लिया था, है ना। एलिक्विड 10 ml, ये आपको मैंने दिखाया भी था, ये 10 ml एलिक्विड लिया था हमने। और उसके बाद क्या किया? और उसके बाद हमने कहा कि वॉल्यूम ऑफ 0.25 नॉर्मल NaOH रिक्वायर्ड फॉर न्यूट्रलाइजेशन ऑफ 10 ml ऑफ HCl, है ना। अभी तो रीडिंग पता चलेगी, ब्यूरेट से रीडिंग हमें कितनी पता मिलेगी, तो वो भी BML, है ना। और वॉल्यूम ऑफ NaOH रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 10 ml ऑफ एक्सट्रैक्ट, NaOH कितना इस्तेमाल हुआ? अच्छा, एक ब्लैंक रीडिंग रखनी है। एक ब्लैंक रीडिंग का मतलब हुआ कि पूरा जिसमें हमने मिट्टी इस्तेमाल नहीं की, तो ब्लैंक मतलब जिसमें मिट्टी थी ही नहीं, तब उस केस में कितना हम कह रहे हैं कि ये कुछ ऐसा है जैसे कि बिना मिट्टी के आपने जो NaOH यूज किया, है ना, HCl जो हमारे पास जो सॉल्यूशन नीचे बन रहा है HCl वाला, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना NaOH यूज हुआ, है ना। वो ऐसी वैसा सीन मान लो जैसे मैं आपको शुरुआत में जो 10 बता रहा था कि टोटल जो 10 है ना, उसमें से मिट्टी डालने के बाद कितना NaOH खर्च हुआ, लेट से वो 6 ml यूज हुआ, है ना। तो टोटल -6 कर देंगे तो बचेगा कितना? 4। अब उस 4 को हम फोकस कर रहे हैं, 4, अच्छा ये 4 मतलब मिट्टी ने काम में लिया था, है ना। जब कुछ नहीं था मिट्टी में, कुछ नहीं मतलब सॉल्यूशन कुछ नहीं था, मतलब ब्लैंक था, सिर्फ HCl भिड़ रहा था NaOH से, तो लेट से हमने कहा कि 10 ml खर्च हो रहा था। लेकिन अब मैं कह रहा हूँ कि जब मैंने मिट्टी रखी है, मतलब मिट्टी वाला फिल्ट्रेट लेके आया हूँ, तब क्योंकि वो तो कैल्शियम कार्बोनेट है उसके अंदर, तो वो खाएगा कुछ, तो लेट से उसने 6 ml उसमें एक्सेस बचा, क्योंकि 4 ml तो क्या हो गया था,
कैल्शियम कार्बोनेट से रिएक्ट करेगा तो 6 ml एक्सेस बचेगा, तो 6 ml हमारे को उससे या कह सकते हैं उस रीडिंग से समझ आ रहा है। तो इन दोनों का माइनस करने से हमें पता चलेगा कि भाई साहब कितना ml ऑफ HCl जो है वो वास्तव में कैल्शियम कार्बोनेट से रिएक्ट किया है। आई होप की बात समझ आई होगी। ओके ठीक है, अगर नहीं समझ आई हो तो एक बार प्लीज पॉज करके थोड़ा सा टैप करके टैप 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 पीछे करके एक बार रिवाइज सुनने की कोशिश करें। नहीं समझ आया हॉस्टल तो, या कोई डाउट हो, आपको लगे कि नहीं आप सही नहीं कह रहे हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, है ना। आपको लगे कि नहीं आप ऐसा नहीं ऐसा है, या आपको ये बात ना समझ आई हो, तो मैं कोशिश करूंगा कमेंट में हम इस चीज़ को और तरह से अच्छे से डिस्कस करते हैं, है ना। चलो आगे हम बढ़ रहे थे। मैंने आपको शुरुआत में बताया था 2 मॉलिक्यूल ऑफ HCl जो है ना, मैंने आपको ये भी बताया शुरुआत में कि हमें जो ये डिफरेंस मिला B-A का, मान लेते हैं 4 ml मिला। अब मैं यूनिटरी मेथड लगाऊंगा तो भाई 1 ml कितने से रिएक्ट करता है, ये बात की जांच करने के लिए हम यहाँ आते हैं। भाई 2 मॉलिक्यूल जो है HCl के वो न्यूट्रलाइज करते हैं 1 मॉलिक्यूल ऑफ CaCO3 को। तो इसका मतलब ये हुआ कि 36.5 ग्राम HCl जो है वो 50 ग्राम से भिड़ता है। 2 मोल का मतलब कितना हुआ, 2 मोल मतलब 2 इंटू 36.5, एक HCl का मॉलिक्यूलर वेट कितना है 36.5 है, बराबर होता है 1 मोल ऑफ CaCO3 यानी 100 ग्राम के। तो फिर इस 2 को भाग लगा देंगे तो कितना हुआ, 36.5 कितने से रिएक्ट कर रहा है, 50 ग्राम CaCO3 से रिएक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1000 ml ऑफ 1 नॉर्मल HCl जो है वो 50 ग्राम CaCO3 से रिएक्ट कर रहा है। 1 ml ऑफ Na तो फिर 1 ml कितने से रिएक्ट करेगा, तो हम कहेंगे 50 बटा में 1000 यानी 0.05 ग्राम। तो हमें एक यूनिट मिल गई, एक फैक्टर मिल गया। अच्छा 1 ml के लिए ये फैक्टर है, तो फिर हमारी जो रीडिंग का डिफरेंस आया वो कितना हुआ, 4 ml, जो कि एग्जांपल लिया तो 4 इंटू में हमारा 0.05 ये फैक्टर हो गया। और भी बाकी सारी चीज़ों को हमने क्या करना है, स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं, मतलब फॉर्मूले के अंदर लेके आ रहे हैं। भाई हमने NaOH वास्तव में कितना न्यूट्रलिटी का लिया था, 0.25 का लिया था, है ना, उसे भी मेंशन किया जाएगा। 50/10 टोटल हमने एक्सट्रैक्टेंट डाला कितना था, 50 ml डाला था, और सॉरी HCl एक्सेस में डाला था 50 ml। लिक्विड कितना, उस 50 में से लिक्विड कितना लिया हमने, 10 ml लिया, तो फिर मतलब उसका फ्रैक्शन भी मेंशन करना जरूरी है। और परसेंटेज में बदलना है तो इसलिए 100 आ गया, अपॉन में वेट ऑफ सॉइल जो आप लेंगे उसे भी रखेंगे आप, उस तरह से आपको कैलकुलेशन सॉल्व हो पाएंगी। ओके, तो अब अगर आप एनालिटिकल केमिस्ट्री के पर्पज से ये वीडियो देख रहे थे तो आपका आई होप कि पर्पज फुलफिल हुआ होगा। लेकिन कुछ और इंपॉर्टेंट बातें जो मुझे लगता है आपको पता होनी चाहिए तो वो भी मैं अब मेंशन कर दे रहा हूँ। लेकिन अगर आप लैब के पर्पज से देख रहे थे वीडियो तो आपका पर्पज पूरा हो चुका होगा। लेकिन कुछ कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पर्पज से भी देख रहे हैं, ये बात भी सुन के ही जाइए कि हम कह रहे हैं कि अगर कैल्शियम कार्बोनेट मिट्टी में होता है तो स्ट्रक्चर ओपन होता है, तो मिट्टी जो है वो थोड़ी कोरस टेक्सचर्ड होती है। क्या बोला कि अगर मिट्टी में कैल्शियम कार्बोनेट ज्यादा होता है तो वो जनरली ओपन टेक्सचर्ड होती है। ओपन टेक्सचर्ड का मतलब क्या होगा, मुझे लगता है कि इसके अंदर खुलापन होगा, उसमें एरेशन होगा, ज्यादा कॉम्पैक्ट नहीं होगी वो सॉइल। ठीक है, ऐसा कहाँ होता है, कैल्शियम कार्बोनेट कौन सी मिट्टियों में ज्यादा है, हम देख सकते हैं एरिड एंड सेमी एरिड रीजन के अंदर ज्यादा है। लेकिन हमें ये बताया है कि इस लाइन में ये बताया है इन द ब्लैक कॉटन सॉइल्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखा रखी है ब्लैक कॉटन सॉइल्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया, द इफेक्ट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अमाउंट इज नॉट एपरेंट एज द क्ले कंटेंट। कैल्शियम कार्बोनेट इज नॉट एपरेंट एज द क्ले कंटेंट विच इज वेरी हाई, कि इस ब्लैक कॉटन सॉइल के अंदर क्ले इतनी ज्यादा है, क्ले का अमाउंट इतना ज्यादा है कि वो कैल्शियम कार्बोनेट के इफेक्ट को शो ही नहीं होने देती। समझ आई बात मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि वेस्टर्न इंडिया की जो मिट्टी है वहाँ पे, यहाँ पे मतलब ये जो ब्लैक सॉइल दिखाई गई है गुजरात साइड की रीजन की, तो वहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट तो ज्यादा है, लेकिन क्ले इतना ज्यादा है कि वो कैल्शियम कार्बोनेट के इफेक्ट को शो नहीं होने देती। वो वहाँ पे क्या होती है, मिट्टी थोड़ी सी कॉम्पैक्ट और क्लेई टाइप की ज्यादा होती है। और इन द एलुवियल सॉइल जबकि हम देखें तो वहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट ज्यादा है, तो वहाँ नोड्यूल्स देखे जा सकते हैं, है ना, कैल्शियम कार्बोनेट के जमाव भी देखे जा सकते हैं, तो नोड्यूल्स को कंकड़ कह देते हैं हिंदी में, है ना। और यहाँ पे हम देख सकते हैं एल्कलिनिटी का कारण भी यही हो सकता है कि कैल्शियम का अमाउंट ज्यादा हो सकता है। चलो ये कुछ बातें हैं जो आपको याद रहे तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। आई थिंक वही स्लाइड आप, हाँ ये कैल्शियम एक कंकड़ को दिखाने के लिए एक तरह से मैंने कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन दिखाया है मिट्टी में, और ये मैप को थोड़ा सा लार्ज स्केल कर दिया है, आप इसको ऑब्जर्व करना चाहें कर सकते हैं। और एट द एंड यही था आज का वीडियो। कोई सजेशन कोई फीडबैक हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, कोई भी थॉट हो आपका तो मुझे सुनने में अच्छा लगेगा, तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब हम वन शॉट की तरफ चलते हैं। सॉइल एनालिसिस को हमने कुछ 12 वीडियोज में कवर किया है, तो फाइनली 13th नंबर का जो वीडियो होगा उसमें हम
वन शॉट के रूप में सारा एनालिटिकल केमिस्ट्री एक वीडियो में पढ़ने की कोशिश करते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की पर्पज से इंपॉर्टेंट साबित होगा। फिर उसके बाद PYQ और उसके बाद या फिर MCQs, इस तरह से आगे बढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।